हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की। लेकिन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर। अगर किसी ने आपको पूछा कि केमिस्ट्री क्या है, तो 3 लेटर में इसको आप याद रख सकते हैं, और वो है CPS। सिंपल है ना? जिंदगी भर ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी अगर आप CPS याद करोगे तो। क्या है वो? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर। तो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर का अभ्यास करते हैं। वेरी सिंपल, राइट? तो आपको मैटर क्या है ये तो पता ही होगा। जैसे कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज अ मैटर। तो अभी हमने देखा केमिस्ट्री का डेफिनेशन। तो काफी सारे एग्जाम्स में केमिस्ट्री का फादर कौन है ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लिवाइजर। आप याद रख सकते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लिवाइजर। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री। ऐसे काफी सारे ब्रांचेस है, लेकिन उनमें से ये जो 3 ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हम 11th और 12th के अंदर फोकस करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? जिसके अंदर हम लॉज एंड एप्लीकेशंस एज वेल एज फिजिकल फेनोमेना का स्टडी करते हैं, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। जिस ब्रांच के अंदर हम पीरियोडिक टेबल और उनके अंदर के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे सिर्फ कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट के लिए एक सेपरेट ब्रांच है यहाँ पे, दैट वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब कार्बन कुछ तो बहुत स्पेशल होगा, जिस कारण उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच दी गई है यहाँ पे, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए तो फिर देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में, उनका नाम था बर्जेलियस। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ लिविंग सोर्सेस से ही ऑब्टेन हो सकते हैं, आर्टिफिशियली उनको हम बना नहीं सकते हैं। उस थ्योरी के हिसाब से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हुआ। द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म such as plant and animal are called organic compound, and the compound obtained from non-living sources are called inorganic compounds. तो इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एज पर वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये वाइटल फोर्स क्या है? अगर आपके सामने एक डेड बॉडी रखा, कुछ समय पहले वो जिंदा थी, तब और अभी उसके अंदर क्या फर्क है? तभी भी 2 पैर थे, तभी भी 2 कान थे, 2 हाथ थे, एक नाक था, सब कुछ तो था। अभी भी वो सब कुछ उस डेड बॉडी के अंदर है। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड एंड लिविंग बॉडी नाउ? एवरीथिंग इज सेम। अभी ऐसा क्या चेंज हो गया जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं डेड है? अभी डेड मीन्स नॉन लिविंग। तो फिर उसका आंसर आप कितना भी ढूंढोगे तो एक ही मिलेगा, और वो है उसके अंदर से वाइटल फोर्स चला गया है। इसका मतलब इफ वाइटल फोर्स इज एब्सेंट, वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ नॉन लिविंग थिंग। तो इसी को हम बोलते हैं सोल।
अगर किसी बॉडी से सोल चला गया, अगर किसी शरीर से आत्मा चला गया, तो हम उस शरीर को डेड बोलते हैं। तो जिसमें भी ये सोल है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से अगर सोल चला गया तो उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो बर्जेलियस ये बोल रहे थे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे जो कंपाउंड ऑब्टेन होंगे वो रहेंगे ऑर्गेनिक, और जो भी नॉन लिविंग है उनसे जो कंपाउंड ऑब्टेन होंगे वो रहेंगे इनऑर्गेनिक। वैसे तो आपको पता ही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, organs are made up of tissues are made up of cells are made up of cell organelles are made up of biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, hormones। और ये जो बायोमोलिक्यूल है वो अल्टीमेटली किससे बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारे एलिमेंट से तो ये बायोमोलिक्यूल बने हैं। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इज a bunch of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वो है सोल। जब ये सब बंच के अंदर, केमिकल्स के बंच के अंदर जब सोल आ जाता है तब उस पर्टिकुलर बॉडी को हम लिविंग बॉडी कहते हैं। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग, और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। ये थ्योरी तो बर्जेलियस ने बता दिया, लेकिन 1828 में बर्जेलियस का ही एक स्टूडेंट जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, जो एक लैबोरेटरी में सिंथेसिस कर रहे थे, तब उनको एक एक्सीडेंटली प्रोडक्ट मिला जिसके प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने एक लेटर लिखा बर्जेलियस को कि मैं लैबोरेटरी में कुछ सिंथेसिस कर रहा था और एक्सीडेंटली मुझे एक कंपाउंड मिला है जो ऑर्गेनिक है। तो फिर बर्जेलियस ने उसको क्रॉस वेरीफाई किया और उनको समझ में आया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उन्होंने हिट किया है तब उनको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बामाइड, कार्बोनिल डायमाइन। ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम लैबोरेटरी में सिंथेसिस हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसके वजह से फ्रेडरिक वोलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, और बर्जेलियस ने इस ब्रांच को सेपरेटली नाम दे दिया, वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So the term organic chemistry is coined by Berzelius. Father of organic chemistry is Frederick Wöhler. Father of chemistry is Antony Leviezer. Who gave vital force theory? That is Berzelius. अभी जैसे ही ये फ्रेडरिक वोलर की डिस्कवरी आ गई दुनिया के सामने, तब अलग अलग साइंटिस्ट इसके ऊपर सोचने लगे, और 1845 को सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में मिला, और वो था एसिटिक एसिड बाय कोल्ब ने ये डिस्कवरी किया। वैसे ही 1899 में मीथेन का डिस्कवरी हुआ बाय बर्थेलॉट। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आने लगे, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आज 2020 में 2020 में हमारे पास अराउंड 18 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट है। तो सोचिए अकेला कार्बन 18 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, और बाकी सब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब मिलके 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं। 117 एलिमेंट 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, और अकेला कार्बन 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है। इसका मतलब कार्बन बहुत स्पेशल होगा, इसका बहुत वर्साटाइल नेचर होगा। ये क्या है ये जरूर सीखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर के 118 एलिमेंट्स में से 117 मिलके 2 मिलियन कंपाउंड देते हैं, और अकेला कार्बन 18 मिलियन कंपाउंड देते हैं। इसका मतलब कार्बन बहुत स्पेशल है। तो ये कार्बन की कौन से स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। तो वो है टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या टेट्रावैलेंसी क्या है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आपको पता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? इस तरह से आपने 10th स्टैंडर्ड में इसको सीखा है, 2 4, राइट? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हैं, इनको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल बन जाएगा।
जैसे कि आपको पता है आइदर कंपाउंड डुप्लेट स्टेट में स्टेबल होता है या ऑक्टेट स्टेट में स्टेबल होता है। अभी करंटली इसका ना ही डुप्लेट कंप्लीट है ना ही ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसको डुप्लेट अचीव करना है तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अगर इसको ऑक्टेट अचीव करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी। देखिए, a carbon atom has 4 electrons in its outermost valence shell, so it needs 4 more electron to complete its octet। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। A carbon atom completes its octet only by sharing its electron with other atom, not by gaining or losing। तो इसको कौन 4 देगा? अगर दूसरे के पास 4 है तो ये इसको क्यों 4 देंगे? सपोज दूसरे के पास 2 ही था और इसको 2 देके इसका काम होने वाला रहेगा तो डेफिनेटली अपने खुद के 2 दे देगा, लेकिन और किसी के पास 4 होंगे तो इसको क्यों 4 देंगे और ये तो क्यों अपने दूसरे को 4 देगा? तो इस तरह से कार्बन नाइदर लूजेस नाइदर गेन्स बट इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन नाइदर लूजेस नाइदर गेन्स बट इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स संयुजा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। जैसे अभी हमने देखा कार्बन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कार्बन है, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाता है और इस तरह से हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और यहां पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों भी मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं। तो इस तरह से कार्बन बहुत अच्छे बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कंपाउंड के साथ और कार्बन खुद के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है और बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स बनाता है। देखिए हर तरफ से ये ज्वाइंट हो सकता है और इस तरह से बहुत बड़े बड़े कंपाउंड कार्बन बना सकता है। तो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो ये जो 2 स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन के, एक है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन, इसके वजह से कार्बन बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है। तो अभी देखेंगे ये जो कार्बन कंपाउंड्स बनाता है उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन इंक्लूड होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके अंदर अगर एग्जांपल देखेंगे तो यह है मीथेन, यह है इथेन, यह है एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसको, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये दोनों हो गए। अभी बात आती है इसकी, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया? तो इफ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट along with sub elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen are called derivatives of hydrocarbon। तो ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से ऑब्टेन्ड हुआ है। इसका मतलब ये भी तो हाइड्रोकार्बन था। So the compounds which are hydrocarbon as well as derivatives of hydrocarbon are called organic compounds। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो यहां पे हमने डिस्क्राइब किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। अभी देखते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। The bond which is formed by the mutual sharing of electron is called covalent bond। जैसे कि ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन
और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर का आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है। So the mutual sharing of electron, the bond which is formed by the mutual sharing of electron is called as covalent bond. So organic compounds has a covalent bond in them. तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में सीखा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बन क्यों स्पेशल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है। तो इसी के साथ हम यहां पे रुकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।